वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बस आप अच्छे से देखते जाइएगा और आपको सारा कुछ बड़ी आसानी से समझ आएगा। भारतीय संविधान जब बना था तब इसमें 8 शेड्यूल थे, मतलब 8 अनुसूचियाँ थी और अब बढ़ के इनकी संख्या 12 हो चुकी है, 12 हो चुकी है। ठीक है, आज कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। ठीक है जी। जो पहली अनुसूची है, फर्स्ट शेड्यूल है, उसमें किस बात की चर्चा है? स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ की। बड़ी सिंपल सी बात है, 12 अनुसूचियाँ हैं, आपको बड़ी जल्दी याद हो जाएंगी। बस आपने मेन मेन पॉइंट्स याद रखने हैं कि फर्स्ट शेड्यूल में किस चीज़ की बात करते हैं हम? यूनियन एंड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट। हाँ जी, तो सेकंड शेड्यूल में किस चीज़ की बात है मैं आपको अच्छे से याद करवाऊंगी, बस आप देखते रहिएगा। ठीक है जी। सेकंड शेड्यूल में बात करी है सैलरीज एंड अलाउंसेस की, वेतन की। किसका वेतन? वेतन और भत्ते की। किसके वेतन की? प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, गवर्नर के, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है जी। चेयरमैन, डिप्टी स्पीकर ऑफ चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड चीफ जस्टिस एंड गवर्नर, इन सभी के वेतन और या आप सैलरी कह सकते हैं की चर्चा किस में है? सेकंड शेड्यूल में बात की गई है। ठीक है जी। और इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा कि अटॉर्नी जनरल, AGI, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी, इनके वेतन की चर्चा दूसरी अनुसूची में नहीं है। ठीक है। और जो हमारे राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं उनको जो वेतन मिलता है, उनको वेतन सभापति के रूप में मिलता है, ना कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में। ठीक है जी। ये आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि जो हमारे राज्यसभा के चेयरमैन हैं उनको वेतन किस पद के लिए मिलता है? उनको वेतन मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में। ठीक है जी, ना कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में। ठीक है जी। सेकंड शेड्यूल समझ आ गया आपको? इसमें किसकी बात में चर्चा है? सैलरी एंड अलाउंस की। ठीक है, ये मैंने आपको लिस्ट दे रखी है, आप इससे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है कि राष्ट्रपति की कितनी है वेतन? 5 लाख माह। उपराष्ट्रपति की 4 लाख। लोकसभा अध्यक्ष की, लोकसभा स्पीकर की 4 लाख। राज्यपाल, लोकसभा उपाध्यक्ष, उपसभापति, इन सब की है 3.5 लाख। ऐसे ऐसे है। ठीक है, आप इनको पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में किस बात की चर्चा है? जो वेरियस टाइप्स ऑफ ऑफिशियल्स होते हैं वो ओथ लेते हैं। किसकी चर्चा है? शपथ की चर्चा है। ठीक है, वो ऑफिशियल कौन कौन से हैं? मंत्री, संघ के मंत्री, संसद के सदस्य, ठीक है, CGI या सुप्रीम कोर्ट के अर्ध जज, और बाकी जजेस हो गए, कैग हो गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, स्टेट्स के मिनिस्टर्स हो गए। ठीक है जी। स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स हो गए, हाई कोर्ट के जजेस हो गए। ठीक है, तो इन सब के ओथ की चर्चा या शपथ की चर्चा किस में है? थर्ड शेड्यूल में है। ठीक है, बस आपने ऐसे याद रखना है। और इसमें नोट करने की बात क्या है कि हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, इन तीनों की ओथ की चर्चा थर्ड शेड्यूल में नहीं है। और वो किस में है? प्रेसिडेंट की है 60, आर्टिकल 60 में या 60 में। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की है आर्टिकल 69 में और गवर्नर की 159 में। ठीक है जी, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अनुसूची नंबर 4 या फोर्थ शेड्यूल, इसमें राज्यसभा में सीट्स की चर्चा है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए। ठीक है जी। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुडुचेरी के लिए राज्यसभा में सीटों की चर्चा है। ठीक है, याद रखिएगा। और पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन के संबंध में। किसे? शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब, SC एंड STs के एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा है फिफ्थ शेड्यूल में। सिक्स्थ शेड्यूल में किसकी चर्चा है? भारत के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की चर्चा है। ठीक है, इन राज्यों में प्रशासन कैसे किया जाएगा उसकी चर्चा किस में है? शेड्यूल 6।
ठीक है जी। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट शेड्यूल, 7th शेड्यूल या 7वीं अनुसूची, इसमें किसका है? शक्ति का विभाजन किस में है? 7वीं अनुसूची में, या डिवीजन ऑफ पावर्स। डिवीजन ऑफ पावर का मतलब क्या है कि देश में कौन सा काम किसके द्वारा किया जाएगा, कौन सा काम राज्य सरकार करेगी, कौन सा काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। इन कामों को बांटा गया है। इन कामों को अगर हम बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे? तो उसके लिए कुछ लिस्ट बनाई है कॉन्स्टिट्यूशन में। 3 प्रकार की लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। या संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जो यूनियन लिस्ट है या संघ सूची है, इस पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है, केंद्र सरकार को, संसद को है, ठीक है। जो विषय यूनियन लिस्ट में शामिल किए जाते हैं उनमें सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है, उसमें राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती है। इस लिस्ट में 97 विषय हैं, पहले थे, अभी 100 हैं, ठीक है। 100 विषयों पे कानून सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है और राज्य सरकार नहीं बना सकती। उसके बाद आती है राज्य सूची या स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो विषय हैं उन पे सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है, विधानमंडल बना सकता है, और इस पे केंद्र सरकार नहीं अपनी दखल अंदाजी कर सकती। इसमें पहले 66 विषय थे, लेकिन 42 में संशोधन 1976 से 5 विषय घटाकर कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची में डाल दी, जिसमें इसमें विषयों की संख्या 66 से घटकर 61 रह गई, ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा कि स्टेट लिस्ट में पहले 66 विषय थे, अब इनकी संख्या 61 रह गई है। उसके बाद आती है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है जी। कॉन्करेंट लिस्ट को बोलते हैं समवर्ती सूची। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट है। इसमें दोनों ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून बना सकती हैं, ठीक है जी। अगर एक विषय पे मान लो कानून बना हुआ है तो उसमें केंद्र भी बना सकती है कानून और राज्य सरकार भी, तो किसका कानून माननीय होगा? केंद्र सरकार का माननीय होगा, और वो सभी राज्यों पे लागू होएगा, सिर्फ एक स्टेट पर तक वो सीमित नहीं रहेगा। तो इसको याद रखिएगा। यही लिखा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी लॉ को ऑब्जेक्ट कर रही है तो पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो अपना लॉ बनाए जो सभी राज्यों पे लागू हो, ठीक है जी। और बेसिकली ये 3 लिस्टें ही हैं जो संविधान में दे रखी हैं, लेकिन एक चौथी भी है, रेजिडुअरी लिस्ट, अवशिष्ट सूची। इसमें क्या है कि जो नए नए विषय हैं, जो जिन विषय जब संविधान बना, जो विषय तब एग्जिस्ट नहीं करते थे, उनके बाद जो विषय जैसे आजकल एआई है, साइबर सिक्योरिटी है, इन सब विषयों पे कानून बनाने का अधिकार जो मिला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला है। तो ये याद रखिएगा कि जो जो विषय अभी नए आ रहे हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं या कोई भी विषय है, जैसे टेलीफोन तब नहीं होते थे, है ना, मतलब टेलीफोन का इतना बड़ा संचार माध्यम नहीं था, तो इन सब चीज़ों पे बनाने का अधिकार किसको मिला है? केंद्र सरकार को मिला है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद रखिएगा 42 1976 में ये हुई थी। इसमें 5 विषय स्टेट लिस्ट से निकालकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाले गए थे। वो कौन से थे? फर्स्ट था एजुकेशन, शिक्षा। दूसरा था जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल। तीसरा मापतोल, वेट्स एंड मेजर्स। चौथा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्य एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। और 5वां एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय प्रशासन, ठीक है जी। तो इनको याद रखिएगा कि 7वीं सूची में इसी अनुसूची में अमेंडमेंट हुई है, ठीक है। कौन सी अमेंडमेंट हुई है, किस में कितने विषय हैं, ठीक है जी, कौन से विषय को चेंज किया गया था, किस पे कौन कानून बना सकता है, तो इन सब बातों को याद रखिएगा। उसके बाद 8th शेड्यूल, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में जब प्रारंभिक संविधान बना था तो 14 भाषाएं ऐड की गई थी, जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, हमारे देश की। बाद में इनकी गिनती बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई? 22 भाषाएं होगी। आज इनकी गिनती 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस की है 22, ठीक है। जो पहले 14 लैंग्वेजेस थी वो कौन सी? असम, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू।
ठीक है जी। उसके बाद 21वां संशोधन 1967 में किया गया, उसमें सिंधी भाषा को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। ये बन गई थी 15वीं, ठीक है, 15वीं भाषा। उसके बाद 71वां संशोधन हुआ 1992 में, इसमें नेपाली, मणिपुरी ते एंड कोंकण, इन तीनों को ऐड किया गया था संविधान में, ठीक है। उसके बाद 92वां संशोधन हुआ 2003 में, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली, इसको मैं कैसे याद रखती हूँ, BDMS। BDMS शायद कोई डिग्री भी होती है, मैं उससे रिलेट करके इसको याद रखती हूँ। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है, तो आपने याद रखना है। इसके संशोधनों को आपने कैसे याद रखना है। पहले संशोधन हुआ 21वां, उसमें कौन सी भाषा ऐड हुई, सिंधी। सिंधी के बाद 71, इसमें ऐड हुई नेपाली, एक मिनट में इधर लिखती हूँ, 21वें से सिंधी, 71वें से नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकण, NMK से याद रख सकते हो आप इसको। उसके बाद 92 से ऐड हुई BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। देखिए 21 और 71 कितना हो गया, कितना हुआ, 92, 1 1 2 9 और 7 और 2 9, तो इससे आप याद रखना है, ठीक है जी। और जो अंग्रेज़ी है इसको 8th शेड्यूल में ऐड नहीं कर रखा है, तो कहीं 22 भाषाओं में आप हिंदी, इंग्लिश को ना ऐड कर लीजिएगा। 9th शेड्यूल में किसकी चर्चा, 9th शेड्यूल सबसे पहले याद रखिएगा कि सबसे पहली अमेंडमेंट 1951 में संविधान में हुई थी, उसके माध्यम से 9th शेड्यूल ऐड किया गया था, ठीक है जी। इसको आपने याद रखना है। ये किससे संबंधित था, भूमि सुधार। इसमें ज़मींदारी सिस्टम था ना, जो उसको ख़त्म किया गया था, ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया गया था, ठीक है जी। 9th शेड्यूल में यह याद रखना है, फर्स्ट अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था। पहले मैंने बताया ना आपको 8 थी अनुसूचियाँ जब संविधान बना था, तो 9th शेड्यूल कब ऐड किया, 1951 में बाय फर्स्ट अमेंडमेंट। उसके बाद 10th शेड्यूल, इसको ऐड किया गया 52nd अमेंडमेंट के ज़रिए 1985 में, ठीक है जी। इसमें किसकी चर्चा है, दल बदल की चर्चा है। 10वीं से दल याद रखना, 10 से दल, ठीक है, 10 दल, 10 से आप दल बदल याद रख सकते हैं। ये किससे ऐड किया गया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1985 में, तब राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने इसको ऐड किया था, ठीक है जी। और इसमें दोबारा से 91वां संशोधन 2003 में किया गया, जिससे दल बदल विरोधी कानून भी लाया गया, ठीक है जी। उसके बाद 11th शेड्यूल कब ऐड किया गया, इसको आपने याद रखना है बड़े अच्छे से। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के ज़रिए 1992 में, इसमें 29 विषयों की चर्चा है। ये किससे रिलेटेड है, पंचायतों से, ठीक है जी। किससे रिलेटेड है, 11वां शेड्यूल पंचायतों से, और 12वां शेड्यूल किससे संबंधित है, म्यूनसिपैलिटी से। देखिए पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ हमेशा इकट्ठे आएंगे, ये आपने याद रखना है। जैसे इनके अमेंडमेंट की भी चर्चा अगर हम करते हैं, अमेंडमेंट पंचायत की हुई 73rd, म्यूनसिपैलिटीज़ की 74, साल दोनों का, इसका साल है 1992, इसका है 1993, ठीक है जी। पंचायत अगर देखा जाए, पंचायत छोटे गांव में होती है, म्यूनसिपैलिटीज़ उससे थोड़े बड़े में होती है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि पहले पंचायत आएगी, फिर म्यूनसिपैलिटीज़ आएंगी। पंचायत की चर्चा है 11 में, म्यूनसिपैलिटीज़ की है 12 में, तो आपने इसको याद रखना है बड़े अच्छे से, ठीक है जी। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़ा आसान है सूचियाँ। मैं आपको एक बार रिवाइज़ करवा देती हूँ बड़े अच्छे से, ताकि आपको याद हो जाए। देखिए फर्स्ट शेड्यूल में चर्चा है स्टेट एंड यूटीज़ की, ठीक है जी। ये हो गया फर्स्ट शेड्यूल में किसकी चर्चा है, स्टेट्स की एंड यूटीज़ की। उसके बाद सेकंड शेड्यूल में किसकी चर्चा है, वेतन की, ठीक है जी। वेतन प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, लोकसभा स्पीकर हो गया, डिप्टी स्पीकर हो गया, इन सब की लोकसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इन सब के वेतन की चर्चा किस में है, हमारे
सेकंड शेड्यूल में है। थर्ड शेड्यूल में क्या है, ओथ। ओथ मतलब शपथ, ठीक है जी। पहले स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, फिर वेतन, फिर ओथ, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा, राज्यसभा सीट्स, ठीक है जी। पांचवी अनुसूची में क्या है, SC/STs की रिजर्व सीट्स के बारे में चर्चा है, ठीक है जी। सिक्स शेड्यूल में 4 राज्य, 4 स्टेट, कौन कौन से, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम की चर्चा है। सेवन्थ शेड्यूल में किसकी चर्चा है, डिवीजन ऑफ पावर, शक्ति का विभाजन, ठीक है जी। एट्थ शेड्यूल में किसकी चर्चा है, हमारे 22 भाषा, ठीक है, याद रखिएगा। और नाइन्थ शेड्यूल में किसकी चर्चा है, भूमि सुधार की, और ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से इसको ऐड किया गया था। 10th शेड्यूल में किसकी चर्चा है, दल बदल, 10 से दल, ठीक है जी, याद रखिएगा। 11वें में है पंचायत, और 12 में म्यूनसिपैलिटी। 12 किससे ऐड किया गया था, सॉरी 11 शेड्यूल किससे ऐड किया था, 73rd अमेंडमेंट एक्ट। 12वां शेड्यूल म्यूनसिपैलिटी 74th, 73rd आया 1992 में, ये आया 1993 में, बस हो गया। फर्स्ट है स्टेट्स एंड ड्यूटीज़, सेकंड में है वेतन, थर्ड में है शपथ, 4 में राज्यसभा सीट्स, 5 में SC और ST को रिजर्वेशन, ठीक है जी, रिजर्वेशन किस में, सीट्स में, ठीक है जी। और 6वें में है 4 स्टेट्स की चर्चा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की। 7 में है 7 से याद रखिएगा शक्ति, शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन मतलब 3 लिस्ट। 8th में 22 भाषाएं, 9 में भूमि सुधार, 10 में दल बदल, 11 में पंचायत, 12 में म्यूनसिपैलिटीज, बस ख़त्म हो गया। कोई ज़्यादा, बहुत आसान ही है ये, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाकर इसको याद करेंगे तो बड़े अच्छे से आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब PU Academy। थैंक यू।